नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पति की मौत के बाद बेटी दामाद का रूप देखकर विधवा माँ के होश उड़ गए। अम्मा ठीक से रहो, ई लो अपना चश्मा और मोबाइल, ई चार्जर है। और हाँ, अपना चश्मा साफ किए रहो, नहीं तो देखन में दिक्कत हुई है, ठीक है? हाँ बेटवा। और बहुरिया हमरे पेटीकोट में चोरी वाली जेब टाक दिए रहो। हाँ अम्मा, और उसमें छुट्टा रुपयो रख दीन है। हाँ अम्मा, और उमा छुट्टा रुपयो रख दीन है। और सत्तू लैया बिस्किट और नमकीन रख दीन खाना, और चाय तो मिलबे करी हैं। ये तैयारी कानपुर देहात के छोटे से गांव में एक बेटा बहू अपनी माँ को गांव से बनारस भोले बाबा के दर्शन को जा रही बस में भेजने की कर रहे थे तैयारी। गांव से पूरी बस जा रही थी। मध्यावस्था की उम्र से लेकर बुजुर्ग लोग जा रहे थे। खाने का भी इंतज़ाम था और घुमाने का भी। एक हफ्ते का प्रोग्राम था। अम्मा पहली बार गांव से बाहर जा रही थी, वो भी अकेले। राम दिन का बिल्कुल मन नहीं था भेजने का, पर वो तो कभी घर गृहस्थी से उबर कर अम्मा को तीरथ कराने ले नहीं जा पाया। अब अम्मा के साथ की चाची काकी भौजाई सभी जा रही थीं। राम दिन ने मरते जीते एक बार उनको तीरथ कराने की सोची, और ऊपर से घर वाली जान खाए थी। सब तो जा रही हैं, दिन भर के बहुरिया की रट लगाए रहती हैं। कुछ दिन तो चैन मिली है। के बहुरिया खाना बन गयो कि नहीं? के बहुरिया ललुआ भय आयो या नहीं? अरे इनकर ललुआ ना हुए कोनो 2 बरस के बच्चा हुई गया हो। बहुरिया भैंसन की चुनी भूसी लगाए दियो है, हमरे कान खा जात हैं, पठवत काहे नहीं? आधा मन तो था ही। पत्नी के कहने से जोड़ तोड़ करके जुगाड़ कर ही दिया। गांव के बस स्टॉप पर सब अपने अपने परिजनों को छोड़ने आए। राम दिन अम्मा कहूँ इधर उधर न जाइयो, ई चाची और भौजी के साथ ही रहियो, और चढ़ावे चुढ़ावे के पैसा तो मेरी चोर जेब में रखा है, बाकी हम शंभू दादा के पास रखा दीन है, उनसे ले लियो। और हम रोजे तुमको सवेरे और रात में फ़ोन करीबे, ठीक है अम्मा? अपना ख्याल रखियो। हाँ बचुआ। अम्मा की आंखें डबडबा आई। पुत्र का स्नेह देख मोह पैदा हुआ ना जाए। जहाँ मन चंगा वहीं कठौती में गंगा। पर भोलेनाथ का ध्यान आते ही मन उनकी तरफ खींच गया, और फिर उनके बचुआ कर्जा काट के पैसा जमा करिस वो बेकार हुई जई हैं। राम दिन ने फिर कहा, जहाँ बस वाले भैया कानपुर कानपुर चिल्लाएं उन्हें बस में बैठो, अपन लोग का पहचानी के। ठीक है बबुआ, तुम चिंता ना करो, तुम अपन और हमरे नाती नतकर के ध्यान रखियो। छुटवा बहुते भागत है कुआं की तरफ। हाँ अम्मा। पैर छूकर आंखें पोंछते राम दिन लौट पड़ा। 2 दिन तो कट गए, पर अब तो श्यामा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुनत हो अम्मा कब तक आई हैं? उनके बिना घर में अच्छा नहीं लागत है। चूल्हे में लकड़ी जलाते श्यामा ने कहा। राम दिन तो पहले भरा बैठा था, झुझला पड़ा। काहे अब काहे नहीं नीक लागत? तब तो दूध काट दिए, पठाई दियो कि माला जपन से छुट्टी मिल गई। श्यामा चुप हो गई। अम्मा बेटा का प्यार उसे अच्छा भी लगता था, क्योंकि राम दिन श्यामा से भी उतना ही प्यार करता था। जानती थी अम्मा के बिना सूनापन उसे भी खल रहा था। उधर महाराष्ट्र के कानपुर जिले से भी काशी दर्शन को एक तीर्थयात्रियों से भरी बस चली। उसमें भी सब चाची काका दादी की उम्र के थे। इसे संयोग कहें या दुर्योग। इधर अम्मा का नाम और उधर भी उन्हीं की उम्र की महिला का नाम सेम टू सेम सरिता देवी। अब बेचारे ड्राइवर या कंडक्टर तो इतनी सवारियों के चेहरे याद नहीं रख सकते, इसलिए उनकी अटैचियों पर और बैग पर उनका नाम, सवारी संख्या, शहर सब लिख दिया गया था। काशी भोलेनाथ की नगरी। दोनों बसें बस स्टॉप पर रुक गईं। दोनों ही बसों के सुपरवाइजर साहब अपनी सवारियों को धर्मशाला में टिका दिए। अंधेरा हो गया था। तय हुआ सवेरे सब गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन को जाएंगे। सख्त निर्देश सा सब अपनी टोली में ही रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। सवेरे सवेरे हलचल मच गई। सब अपने अपने बैग में कुछ ज़रूरत का सामान लेकर चल दिए। अम्मा भी अपनी सहेली रमाकांति के साथ गंगा में डुबकी लगाते बड़ी खुश थीं। जितनी डुबकी लगाती उतनी ही आशीर्वाद अपने बेटे को देती। सब अच्छे से हो गया। दर्शन भी भोले बाबा ने दिल खोल कर दिए। दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी भवन, सारे घाट, शाम की मनोहर गंगा आरती, सब। अम्मा तो जैसे स्वर्ग में विचर रही थी। रात सब धर्मशाला लौट आए। अगले दिन सारनाथ जाना था, फिर वापस बनारस होते हुए विंध्यवासिनी माता के दर्शन, उसके बाद संगम स्नान, तब कहीं वापसी। बनारस की बाजार से सबने खरीदारी करी। अम्मा ने भी नातिन के लिए रंग बिरंगी चूड़ी और गुड़िया नाती के लिए लकड़ी के बुढ़े बुढ़ी जो सिर हिलाते थे,
जिनको देख खुद अम्मा भी बच्चों की तरह हंस पड़ी। बहुरिया के खातिर नग वाली बिंदी और नकली पायल। बेचारी कभू असली पायल नहीं पहन पाई और अपने बेटवा के लिए छोटे से भोलेनाथ का शिवलिंग। बड़े जतन से सारे सामान को अपने झोले में रखकर बड़ी खुश हुई। पहली बार बाजार जो कर रही थी अकेले, इसे भी नियति कहेंगे। इन दोनों बसों की टूर टाइमिंग सेम टू सेम। विंध्यवासिनी के दर्शनों के पश्चात सबकी घर वापसी थी। विंध्यवासिनी में दोनों बसें साथ ही आकर रुकी। खटाखट यात्री उतरने लगे। सबको समझा दिया गया था कि गंगा स्नान के बाद सीधे मंदिर में दर्शन करना है और फिर सीधे बस में बैठ जाना है। खाना पीना रास्ते में ढाबे पर होगा। अम्मा भी अपना झोली उठाए गंगा जी की सीढ़ियों पर बैठ गई। कपड़े निकाल कर रख दिया और चल दी डुबकी लगाने। पानी में उतरते ही थोड़ा सा पैर लड़खड़ाया। एक हाथ ने मजबूती से थाम लिया। संभल कर बहन। अम्मा ने देखा उन्हीं की कदकाठी हम उम्र महिला उनका हाथ पकड़े हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर उनका आभार व्यक्त किया। दोनों ही बसों के यात्री नहा रहे थे। अम्मा और वो महिला भी नहाने लगी। कि बहनी आपो दर्शन करने आई हो? अम्मा ने अपनी सहायता के बदले में बात करनी चाहिए। का नाम है तुम्हार? कौनों गांव से आई हो? अम्मा प्रश्न पर प्रश्न पूछ रही थी। सरिता, वो बोली। सरिता नाम है हमारा, कानपुर जिले से आए हैं। अच्छा अच्छा, हमहू कानपुर से आई हैं। और पता है बहन, हमरो नाम सरिता है। अच्छा, अरे वाह, वो खुश होते हुए बोली। फिर थोड़ी बातें और हुई। बातों में होश ही ना रहा कि उनकी टोली के सब नहाकर जा चुके हैं। दोनों जल्दी जल्दी अपना झोला जो कि लगता सामान था उठाकर मंदिर चली। दर्शनों के पश्चात सबको ही घर लौटने की जल्दी थी। अम्मा और वो दूसरी महिला जो कानपुर से थी, अपनी टोली से पीछे रह जाने से थोड़ी घबरा गई थी। उनके साथ वाले वहाँ से मंदिर की परिक्रमा करने लगे। कोई एक, कोई तीन, तो कोई सात। ये दोनों महिलाएं परिक्रमा न करके अपनी बसों की तरफ लौट पड़ी। वहाँ सब अपनी अपनी सवारियों को बुला रहे थे, जिससे काफ़ी शोरगुल हो रहा था। कानपुर, कानपुर, जौनपुर सब चिल्ला रहे थे। अम्मा भी जल्दी जल्दी कानपुर सुनकर उस बस में चढ़ गईं। तब तक वहाँ कोई नहीं था। अम्मा बहुत थकी थी। पिछली सीट पर जाकर बैग अपने सिरहाने रखा और चादर ओढ़कर सो गईं। दूसरी महिला भी अपने बस में चढ़ी और वो भी पिछली सीट पर जाकर चादर तानकर सो गई। परिक्रमा करके दोनों बसों के यात्री लौट आए। सबने उनको सोया जान उठाना उचित न समझा। कंडक्टर ने सबकी हाजिरी लगाई। पीछे सीट पर जाकर बैग के ऊपर लिखा नाम और शहर देख अपनी लिस्ट में टिक लगा दी और बस वापसी घर की ओर चल पड़ी। ढाबे पर बस रुकी। सब जानते थे अम्मा पूर्णमासी का व्रत करती हैं, इसलिए उनको किसी ने जगाया नहीं। उधर कानपुर वाली सरिता जी भी पिछली सीट पर सोती रह गईं। कुछ ढाबे पर खाने उतरे, कुछ नहीं। थकान की वजह से सोते रह गए। कानपुर 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 देहात की बस अपने निर्धारित बस स्टॉप पर रुकी। कुछ लोग दूसरे पास वाले गांव के भी थे। सब उतरने लगे। जिनके परिजन लेने आए थे वो नीचे खड़े थे। बस की छत पर रखी अटैचियाँ कंडक्टर नाम बुलाकर सबको पकड़ा रहा था। सरिता जी की अटैची भी रामदीन को पकड़ा दी। ए माई, उतरना नहीं है क्या? वो उनके पास खड़े होकर चिल्ला रहा था। सरिता जी हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी जल्दी आ गया? आने में तो पूरी रात, आधा दिन लग गया था। उन्होंने अपना बैग उठाया और दरवाजे पर खड़ी हो गईं। अनजाने चौराहे और जगह देख एक बारगी वो डर गईं। रामदीन भी नीचे उतरती चाची, भौजाई, काकी सबसे पूछ चुका था। अम्मा नहीं उतरी। आखिरी सवारी के रूप में सरिता जी ही अचकचा कर इधर उधर देख रही थी। ये कौन सी जगह है भैया? कानपुर, कंडक्टर ने बताए। हाय, वो घबराहट में गिरने ही वाली थी कि रामदीन ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हाथों से बैग छूटकर सड़क पर जा गिरा। ये तो हमरी अम्मा के झोला है। रामदीन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कद काठी सब उनकी अम्मा की थी, पर ये उसकी अम्मा नहीं। अब उसके मन में किसी अनहोनी की आशंका ने जन्म लिया। उसने सरिता जी को उतार कर बेंच पर बिठा दिया और खुद बस में चढ़कर अम्मा अम्मा बुलाने लगा, पर बस तो खाली थी। रामदीन ने कंडक्टर का गिरेबान पकड़कर बड़े जोर से चीखा, हमरी अम्मा कहाँ हैं? उसकी चीख सुनकर थोड़े गांव वाले लौट पड़े। कंडक्टर घबराते हुए बोला, का नाम है तुम्हारी अम्मा के? रामदीन चीखते हुए बोला, सरिता देवी। कंडक्टर सड़क से झोला उठाकर उस पर नाम दिखाते हुए, ई देखो सरिता, उम्र 62, कानपुर है कि नहीं? यही झोला तो उनके पास रहे। रामदीन का गला रूठ गया। हाँ, झोला हमरी अम्मा का है, पर हमरी अम्मा कहाँ हैं?
तब तक गांव वाले भी पास आ गए थे। कंडक्टर ड्राइवर दोनों सरिता जी के पास गए। वो बेचारी कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, घबरा अलग से रही थी। आपका नाम क्या है माता जी? सरिता देवी, वो घबराहट में बोली। कंडक्टर ने फिर पूछा, आप कहाँ से आई हैं? सानपुर गांव से, जो मुंबई से थोड़ा दूर है। सबका कलेजा मुंह को आ गया। हमारी अम्मा कहाँ गई? रामदीन जोर जोर से रोने लगा। तब तक गांव में खबर फैल गई, अम्मा खो गई। श्यामा भी हाँफते दौड़ते आई। पूरा गांव उमड़ पड़ा। सब रामदीन को संभाल रहे थे और सरिता जी को महिलाओं ने घेर लिया था। अब सवाल ये था कि ये सरिता जी यहाँ हैं तो अम्मा कहाँ गईं? कैसे पता करा जाए, क्योंकि अम्मा का झोला तो यहाँ था, फ़ोन भी उसी में था। तभी सरिता जी सदमे से बेहोश होने लगी। तब सबकी राय बनी कि पहले इनको यहाँ से गांव ले चला जाए, तब आगे की सोचें। एक लोग की साइकिल पर सरिता जी को बिठा दिया गया, बाकी जनता पीछे पीछे चल पड़ी। रामदीन उन्हें अपने घर ले आया, क्योंकि वो जानता था कि अब यही उसकी अम्मा को ढूंढने में मदद कर सकती हैं। रामदीन ने सरिता जी को आराम से खटिया पर लिटा दिया। श्यामा घर के बनी मिठाई और पानी ले आई, जबरन उनको खिलाया गया। रामदीन ने देखा जब उनकी हालत थोड़ी स्थिर हो गई, तब पूछना शुरू किया। और भी कई लोग थे। सरिता जी ने जैसे अम्मा से मुलाकात हुई थी वैसे ही बता दिया। बड़ा शोर हो रहा था बेटा, कानपुर, सानपुर, जौनपुर सब चिल्ला रहे थे और हमारी टोली का कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो जल्दी के चक्कर में हम गलत बस में चढ़ गई। अब तुम्हारी अम्मा कौन सी बस में चढ़ी हमको नहीं पता। रामदीन के फिर आंसू गिरने लगे। उसकी सीधी सादी अम्मा जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली, कहाँ होंगी? फ़ोन भी नहीं है उनके पास। हाय हमारी अम्मा, तुम कहाँ हो? कैसे पता चली हैं? गांव के कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे और शहर में नौकरी करने जाते थे, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराने की राय दी, क्योंकि अब वही कुछ कर सकती थी। रामदीन को अपनी अम्मा के साथ साथ सरिता जी की भी चिंता सता रही थी। बेचारी, वो भी तो अपने परिवार से बिछड़ गई हैं। उनके दुखी चेहरे को देख रामदीन ने अपने आप को संभाला और उनसे कहा, माई तुम कुछ चिंता ना करो, हम अपनी अम्मा ढूंढ के ले आइबे और तुमका तुम्हारे परिवार से मिलाए देबे। तब तक तुम्ही को अपना घर समझो, खाओ पियो और हमका अपना बच्चा समझो। श्यामा ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। रामदीन ने अपने बच्चों को बुलाया और सरिता जी के आगे खड़ा कर दिया। ये तुम्हारी बड़ी अजिया है। सरिता जी के चेहरे पर बच्चों को देख फीकी मुस्कान आ गई। श्यामा चौके में खाने की तैयारी करने लगी और रामदीन पुरुषों को साथ आगे की कार्यवाही की सलाह लेने लगा। अरे अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। खुशी से अतिरेक होकर रामदीन दौड़ पड़ा। श्यामा भी पैर छूकर लिपट गई। पोते पोती को लिपटा लिया अम्मा ने। पोते पोती अपने खिलौने पाकर बेहद खुश थे। 2 साल का पोता तो बुढ़े बुढ़ी को सिर हिलाते देख खिलखिला रहा था और उसके साथ अम्मा भी थी। अचानक उन्हें लगा कोई पीछे से बुला रहा है। ओ माँ जी, सोती ही रहेंगी या कुछ खाएंगी पिएंगी? सुबह से रात हो गई। उसकी तेज आवाज़ से अम्मा की नींद खुल गई। कहा माँ जी, इतना घोड़ा बेच के सोती हो? सब नीचे उतरे हैं, तुम भी कुछ खा लो। अच्छा बेटा। कंडक्टर की बात सुनकर वो नीचे उतरी। झोला लेकर कंडक्टर की शक्ल कुछ अनजान सी लगी, पर सोचा कोई रास्ते में बदल गया होगा। ढाबे पर सब अपने अपने ग्रुप में बैठे थे। अम्मा भी एक कुर्सी पर बैठ गईं। नौकर आकर पूछने लगा, क्या लोगी अम्मा? चाय दे दो भैया। अच्छा कहकर वो चला गया। अम्मा इधर उधर देख रही थी। उन्हें ना तो कोई अपना दिखाई पड़ रहा था और ना ही भाषा समझ में आ रही थी। जब समझ नहीं आया तो एक मेज़ पर जाकर चश्मा लगाकर चेहरे देखने लगी। सब उन्हें ऐसे बदहवासी में देख चिंतित हो गए। हम उम्र महिलाओं ने पूछा, क्या बात है बहन, कुछ परेशान हो? रमाकांति बुधवा की अम्मा, छगन की दुल्हन, कहाँ हो तुम सब है? और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हमका छाड़ी के सब चले गए, वो तेज़ तेज़ रोते हुए कह रही थी। ये नाम सुनकर सब पास में आ गए। माता जी, इस बस में तो कोई इस नाम का नहीं है, आपका नाम क्या है? अम्मा से बोला नहीं गया। उन्होंने अपने झोले को आगे कर दिया। नाम सरिता देवी, उम्र 63, गांव सानपुर। तुरंत कंडक्टर को बुलाया गया। उसने लिस्ट मिलाई, सही था। महिलाओं को उनके रोने से दया आ रही थी। वो अम्मा को घेर कर खड़ी हो गई। रो नहीं बहन, पानी पियो। फिर बताओ आप कहाँ से हो? कानपुर है। कानपुर का नाम सुनकर सब हैरान रह गए, पर ये बस तो सानपुर जा रही है। उनसे सानपुर का नाम सुनकर तो अम्मा और भी जोर जोर से रोने लगी। पूरे यात्रियों में खलबली मच गई। कोई कानपुर की महिला अगर इस बस में है तो इस बस की महिला कहाँ गई? सरिता जी के गांव वाले उनके लिए परेशान होने लगे। अब परेशानी ये थी कि सरिता जी का फ़ोन भी यहीं उनके बैग में था और अम्मा को तो कोई भी नंबर याद ही नहीं था।
वो तो उनके बेटवा ने अपना फ़ोन दे दीस रहे जे माँ रोज़ रात माँ दुकान से फ़ोन करके अम्मा का हाल चाल ले सके। ड्राइवर कंडक्टर सारे यात्री सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। बस वापस जा नहीं सकती विंध्यवासिनी, क्योंकि अम्मा ने उन्हें अपनी और सरिता जी के बारे में सब बताया। और फिर वहाँ जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अम्मा तो कानपुर के किसी भीतर गांव की हैं। फिर सबसे राय ली गई, तय ये हुआ कि सीधे शानपुर ही चला जाएगा और फिर वहाँ पुलिस की सहायता ली जाएगी। अब वही अम्मा को उनके गांव सही सलामत पहुंचा सकती थी और उनकी सरिता को ढूंढ सकती थी। महिलाओं ने अम्मा को बड़े ही अपनत्व के साथ हौसला दिया, उन्हें जबरन चाय और एक पूरी खिलाई। इतना प्रेम देखकर अम्मा थोड़ा अस्वस्थ हुई। सब ने उनकी उसी सीट पर बैठा लिया। हमारे बेटवा कितना परेशान हुई है, बहुरिया और हमारा गुलवा अजिया अजिया कर रहा हुई है। फिर से अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते अम्मा सो गई। सुबह 8 बजे बस शानपुर पहुंच गई। सब थके थे और अपने घर जाना चाहते थे, पर अम्मा कहाँ जाएं। एक व्यक्ति जो लगभग रामदीन की उम्र का था और अपनी माँ को लेने आए थे, उन्होंने कहा हम अपने घर ले जाएंगे, वहाँ से पुलिस चौकी भी पास है। नहा धोकर अम्मा को भी कुछ खिला पिलाकर 3-4 लोग मिलकर चौकी में ले चलेंगे। सब राजी हो गए। वो व्यक्ति अम्मा को बड़े ही प्यार से ले गया। घर पर उसकी पत्नी आश्चर्य से नवांगुता को देखने लगी। सुरेश की मम्मी ने हंसकर कहा, ये हमारी बहन है, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। बहू ने दोनों के पैर छुए और रसोई में चली गई। निश्चित समय पर सब सुरेश के घर एकत्रित हो गए। अम्मा, उनका झोला, अटैची सबको लेकर पुलिस चौकी जा पहुंचे। थानेदार को सारी समस्या बताई। भले आदमी थे, उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि जल्द ही वो अम्मा को उनके घर पहुंचाकर सरिता जी को भी ढूंढ लेंगे। सरिता जी के बैग से फ़ोन निकालकर कुछ नंबर मिलाए गए, कोई नहीं मिला। तब उन्होंने पूछा, किसी को उनका घर पता है? एक ने कहा हाँ, तो फौरन ही एक सिपाही को उसके साथ बाइक पर भेजा। आखिर सरिता जी के घर वालों को भी पता होना चाहिए कि उनका कोई अपना खो गया है। किसी ने बताया कि उनके बेटा नहीं है, वो अपने लड़की दामाद के साथ रहती हैं। सब बैठ गए। बेचारी अम्मा कभी इधर तो कभी उधर देखती और फिर आंसू बहाने लगती। उनकी हालत देख सब उनको सांत्वना दे ही रहे थे। आधे घंटे बाद सिपाही लौट आया। वहाँ ताला बंद था। आस पड़ोस से पता चला कि वो लोग तो अम्मा के जाते ही कहीं चले गए थे। किसी ने बताया कि उसने तो रात में उनके घर के आगे एक लोडर की भी आवाज़ सुनी थी। थानेदार माथा पकड़कर बैठ गया, आप क्या करें। खैर, उन्होंने सरिता जी का फ़ोन रख लिया और कानपुर के मुख्य पुलिस आयुक्त को मामले की सूचना दी और अम्मा के बारे में बताया। उन्होंने पूरी मदद करने का आश्वासन दिया और तुरंत ही कानपुर देहात के भीतर गांव पुलिस चौकी में फ़ोन करवाया। इधर अम्मा को सुरक्षित सुरेश के घर भेज दिया गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही उन्हें उनके बेटवा के पास भेजा जाएगा। अम्मा पूरे गांव की मेहमान बन गई थी और सुरेश तो बिल्कुल बेटे की तरह ध्यान रख रहा था। अम्मा के गांव में सरिता जी रात में उतरी थी, इसलिए सुबह पुलिस में जाने का निर्णय हुआ। रात में रामदीन ने अपनी खटिया उन्हीं के पास लगा ली थी। रामदीन अपनी अम्मा के लिए चिंतित तो था ही, पर सरिता जी को भी बातों में उलझाए था। उन्हीं से पता चला कि वो अपने बेटी दामाद के साथ रहती हैं। एक नातिन है 7 साल की, कविता, बहुत हिली है उनसे, जान है वो उनकी। बताते हुए वो रोने लगी। रामदीन कम पढ़ा लिखा था, पर दुनियादारी की समझ थी उसमें। कोनो बात नहीं माई, हम तुमका तुम्हारी नातिन के पास ले चलवें, तब तक तुम यहाँ खाओ पियो, एका अपन घर समझो। कल भोरे हम सब चौकी जइबे, जरूर कुछ भला हुई माई। सरिता जी भी समझ रही थी कि उसकी भी माँ खो गई हैं, पर फिर भी वो उनको धीरज दे रहा है। रामदीन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए डबडबाई आंखों से कही, तुम्हारी अम्मा के बड़े भाग हैं जिनके तुम्हारे जैसे बेटा है। हमारी बिटिया तो कहकर चुप हो गई। चलो बेटा, अब सो जाओ, सवेरे फिर तुमका भाग दौड़ करनी है। सरिता जी ने रामदीन को सुला तो दिया, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। एक ही बेटी थी, उसकी शादी करके वो और उनके पति खुश थे। पास में ही थी, रोज उनके पति सवेरे का नाश्ता देने पहुंच जाते, इस बहाने बिटिया को भी देख लेते। दामाद थोड़ा गर्म मिजाज का था, पर ठीक था। 1 साल बाद ही सरिता जी के पति की असमय मृत्यु हो गई। सरिता जी अकेली हो गई। हालांकि वो किसी की मोहताज नहीं थी, छोटा ही सही खुद का घर था। पति की थोड़ी बहुत पेंशन थी। बेटी दामाद किराए का घर छोड़ उन्हीं के पास रहने आ गए। बेटी गर्भवती थी। सरिता जी पति की मृत्यु का गम भूल कर बेटी की सेवा में लग गईं। माएँ ऐसी ही होती हैं, संतान के सुख से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है।
शुरुआत अच्छी रही, पर धीरे धीरे उनकी पेंशन का अधिकांश हिस्सा किसी न किसी बहाने मांगा जाने लगा। वो भी सोचती कोई नहीं, 2 रोटी खाने से मतलब है, खुद को अपनी नातिन में व्यस्त रखती। बात यही नहीं रुकी। 2 साल पहले जब पैर फिसलने से वो गिर पड़ी और चोट की वजह से 1 महीने बिस्तर पर आ गईं, तब दामाद तो खुलेआम और बेटी दबी जबान उन्हें बोझ समझने लगी। हाँ, नातिन उनके पास ही बैठी रहती और उनकी चोट को अपने नन्हे हाथों से सहलाती, उन्हें पानी देती। तभी दामाद ने पैसे निकालने के लिए उनका एटीएम भी ले लिया। अब वो बिल्कुल खाली हाथ थी। पर वो अम्मा जितनी सीधी नहीं थी, वो अपने दामाद का लालची स्वभाव और उसमें कहीं ना कहीं अपनी बेटी की मौन स्वीकृति समझ चुकी थी, क्योंकि कई बार उन्होंने सरिता जी से घर भी अपने नाम करने को कह चुके थे और हर बार सरिता जी मना कर देती। तब उस दिन उनका खाना पीना मुहाल हो जाता। तब कविता ही उन्हें अपने बिस्कुट चॉकलेट जबरन मुंह में खिलाती। अपनी नातिन को याद करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने एटीएम को वापस ले ही लिया। तब से उनका जीना और दुश्वार हो गया था। वो तो कविता के मुँह पास में बदी थी, वरना जाने कब घर छोड़ देती। कविता तो याद करते करते जाने कब उनकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सवेरे ही गांव वाले रामदीन के घर आ गए। चौकी थोड़ी दूर थी, इसलिए एक आदमी अपनी बाइक ले आया था सरिता जी के लिए। बाकी सब साइकिल से चल दिए। चलते चलते श्यामा ने ज़बरदस्ती सरिता जी को आली पूरी खिलाई, फिर दही शक्कर, ताकि चौकी से उसकी अम्मा की सलामती की खबर मिले और सरिता जी की सकुशल वापसी का उपाय हो जाए। चौकी में जिस समय वे लोग अम्मा के खाने की और सरिता जी के यहाँ पहुँचने की समस्या बता ही रहे थे कि उसी समय कानपुर के पुलिस मुख्यालय से फ़ोन आया। ये बताया गया कि भीतर गांव की कोई सरिता देवी जो काशी तीर्थ यात्रा पर गई थी, वो शानपुर में है, सही सलामत हैं और सुरक्षित हैं। इसलिए उनके परिवार वालों को सूचित करा जाए ताकि वो उन्हें ले आएं। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने यह खबर दी, सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। रामदीन तो बस जय भोले बाबा की रट लगाने लगा। तभी इंचार्ज महोदय को सरिता जी का ध्यान आया। उन्होंने तुरंत ही मुख्यालय फ़ोन घुमाया और बताया कि शानपुर की सरिता जी यहाँ भीतर गांव में रामदीन के घर पर हैं और वो भी सही सलामत सुरक्षित हैं। रामदीन की ही अम्मा शानपुर पहुँच गई हैं। उधर से धन्यवाद कहकर ये सूचना सीधे शानपुर पुलिस थाने में बता दी गई। शानपुर के लोगों को भी राहत मिली। अम्मा को बता दिया गया कि रामदीन का पता चल गया है, आप यहाँ हो, अब वो जल्दी लेने आएगा। सरिता जी सबको खुश देखकर खुश थीं, पर अपने लिए उनकी जिज्ञासा कायम थी, उनके लिए भी वहाँ कोई खुशी मना रहा है कि नहीं। सरिता जी को लेकर सब गांव वापस आ गए। रामदीन सबसे शानपुर कैसे जाना होगा पूछने लगा, और ये भी कि सरिता जी की खबर आ जाती तो पता चल जाता कि वो यहाँ से उनको लेकर जाए और अपनी अम्मा को वापस ले आए, या फिर सरिता जी के दामाद उसकी अम्मा को यहाँ लेकर आएंगे और सरिता जी को ले जाएंगे। शानपुर के थानेदार जी ने हर प्रयास कर लिए, पर सारे फ़ोन नंबर ब्लॉक थे। हैरानी की बात थी, जिसके परिवार का सदस्य खो गया हो उसे कोई चिंता ही नहीं। अगले दिन सरिता जी के पड़ोस से एक व्यक्ति आया। उसने जो बताया, थानेदार जी का सर घूम गया। एक भद्दी सी गाली उनके मुंह से निकल गई। उसने बताया सरिता जी का घर बिक चुका है और कोई नए मकान मालिक का सामान शिफ्ट हो रहा है। थानेदार स्वयं जीप से उस व्यक्ति के साथ वहां गए। पूछने पर पता चला कि घर तो 2 महीने पहले ही उनके नाम हो गया था, पर उनके बेटे की परीक्षा होनी थी, इसलिए उन्होंने खुद ही 2 महीने बाद आने को बोला था। उसने पूरे मकान के कागज़ दिखाए। पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। बेटी दामाद मकान बेचकर सरिता जी को सड़क पर छोड़कर जा चुके थे। कहाँ गए ये भी किसी को नहीं पता। अम्मा की तो खूब आवभगत हो रही थी सुरेश के यहाँ। सुरेश, उसकी पत्नी, बच्चे सब आगे पीछे लगे रहते और सुरेश की माँ तो जैसे 2 दिन में ही सगी बहन से भी बढ़कर हो गई। इधर शानपुर के थानेदार के कानपुर पुलिस मुख्यालय में सारी सूचना दे दी और वहाँ से भीतर गांव के थाना इंचार्ज के पास आ गई। वो स्वयं रिटायर होने वाले थे। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कोई संतान अपने बुजुर्गों को बेसहारा छोड़कर जा सकती है, पर सरिता जी को बताना भी ज़रूरी था। उन्होंने सिपाही से रामदीन के घर खबर भेज दी कि शानपुर से कुछ सूचना आई है, इसलिए वो सरिता जी को लेकर आ जाए। रामदीन तो इसी बात का इंतज़ार कर ही रहा था। वो तुरंत ही उनके साथ पहुंच गया। इंचार्ज महोदय थोड़े दुखी दिखाई पड़ रहे थे। रामदीन का कलेजा मुंह को आ गया। कहीं उसकी अम्मा की कोई बुरी खबर तो नहीं है? उसने डरते डरते पूछा।
सब ठीक तो है साहब, हमारी अम्मा तो ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है, तुम ज़रा मेरे साथ बाहर आओ, उन्होंने कहा। रामदीन सरिता जी को वहीं बिठाकर उनके पीछे पीछे बाहर आ गया। क्या बात है साहब, सशंकित हृदय से उसने पूछा। हाँ सब ठीक है, पर क्या साहब? सरिता जी के बेटी दामाद उन्हें छोड़कर भाग गए हैं, समझ नहीं आ रहा ये बात कैसे उन्हें बताऊं। रामदीन भौचक्के स्वर में बोला। हाय, का साहब अपनी महतरिया को छोड़ के भाग गए? हाँ, परेशानी में उन्होंने कहा। रामदीन ने कहा, अब कहाँ हुई हैं ये बेचारी माई, कहाँ गई हैं? हे भगवान। इंचार्ज जी ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम इन्हें लेकर वहाँ चले जाओ और अपनी अम्मा को लेकर वापस आ जाओ। वहाँ के जिला अधिकारी की मदद से इनको किसी वृद्धाश्रम में रख दिया जाएगा। तुम्हारे आने जाने का पूरा खर्चा टूरिज्म डिपार्टमेंट देगा। रामदीन, वृद्धाश्रम का होता है साहब? इंचार्ज जी को उसकी मासूमियत पर दया आ गई। बोले, जिन बूढ़े लोगों को उनकी संतानें बेसहारा छोड़ देती हैं, उनके लिए सरकार रहने को छत, खाना, कपड़ा, दवाई सभी का इंतज़ाम करती है। रामदीन ने कहा, का सच्ची में ऐसा होता है? लोग अपने माई बापू को घर से निकाल देवत हैं? इंचार्ज डी ठंडी सांस लेकर बोले, होता है रामदीन, हर युग में श्रवण कुमार नहीं पैदा होते। रामदीन ने कहा, क्षमा करो साहब, हमसे ही ना हो पाई हैं। हम अभी तो अपने अम्मा का लई आई, इनका यहीं रख कर बाद माँ बात की देखे गई हैं। इंचार्ज जी ने कहा, पर रामदीन, इसमें उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है, क्योंकि अब पुलिस बीच में आ गई है, तुम फंस भी सकते हो। अभी सब आप समझो, पर हम इनका ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे। इंचार्ज महोदय जानते थे रामदीन कितना निश्चल हृदय है, और सच में सरिता जी के सामने एकदम से ये बात आएगी तो कहीं वो बीमार ना हो जाएं। बड़ी देर मंथन करने के बाद वो बोले, ठीक है, तुम अपनी अम्मा को लेने जाओ, परसों की ट्रेन, हम यहाँ सरिता जी को कुछ समझाते हैं। ठीक है साहब, कहकर रामदीन अंदर आ गया। सरिता जी उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही इंचार्ज जी ने कहा, देखो बहन, अभी तुम्हारे घर पर ताला लगा है, शायद वो लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं। जब आ जाएंगे तब आपको यहाँ से भेजा जाएगा, तब तक आप रामदीन के घर पर रह लोगी ना? सरिता जी ने स्नेह से रामदीन की ओर देखते हुए कहा, हाँ भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा बेटा है, हमें बड़ी खुशी मिलेगी इसके साथ रहकर। रामदीन खुश होकर बोला, तो फिर चलो माई, अपने घर चलो। घर आकर रामदीन ने श्यामा को बताया कि वो परसों जाएगा अम्मा को लेने। श्यामा खुश हो गई। का माई चली गई हो? नहीं माई, अभी कुछ दिन और रही हो हमारे साथ माँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। श्यामा और खुश हो गई। सरिता जी अम्मा के झोले से सामान निकाल कर देने लगी। नातिन तो अपनी चूड़ी और गुड़िया लेकर भाग गई अपनी सहेलियों को दिखाने। श्यामा और रामदीन अपना सामान देख अम्मा को याद करके दुखी हो गए। सरिता जी की आंखें गीली हो गई। उन्होंने भी अपनी नातिन के लिए चूड़ी, फ्राक, गुड़िया खरीदी थी। वो कितनी खुश होती। रामदीन उनकी मनोदशा समझ उनके पैरों के पास बैठ गया। हम तुम्हार बेटा नहीं हन का? काहे दुखी होत हो? इका नीक नहीं लाग रहा? सरिता जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। भरे गले से बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे बेटा हो, पर हम यहाँ कब तक रहेंगे? हमें हमारी नातिन की बहुत याद आती है। तुम लोग कब तक हमारा खाना खर्चा उठाओगे? रामदीन थोड़ा दुखी होकर बोला, ए माई, ऐसा मत कहो, माई बापू की सेवा तो 1000 तीर्थ के बराबर है। तुम हमरे खातिर अम्मा तो हो। सरिता जी प्यार से रामदीन के सर पर हाथ फेरने लगी। श्यामा थोड़ी नाखुश थी जब उसे पूरी कहानी पता चली। अपनी घर गृहस्थी तो इतने मुश्किल से चलता है, अब एक और खाए का आ गया, ओके बच्चन का पेट कटी है। उसने दबी जबान से रामदीन से कहा भी, इनका ले जाओ ना। ऐसे कैसे ले जाएं जब इनके वहाँ कौनो है नहीं तो? अरे तो हम का करी? श्यामा तमक कर बोली, साहब कहिन तो हैं कि इनका कहूँ आश्रम में रखे गई हैं। रामदीन समझ रहा था श्यामा को अपनी गृहस्थी की चिंता है, कैसे करके तो वो हम सब का पेट भर पाता है। जब किसी महीने में हारी बीमारी आ जाती है तो उसे कर्जा ही लेना पड़ता है। पर फिर भी उसने श्यामा को बड़े प्यार से सीने से लगाया और कहा, हम समझित हैं श्यामा, पर तुम्हें ही बताओ, का इनकी जगह हमरी या तुम्हारी अम्मा होती तो तुम क्या कहती? तबहु तुम यही कहती। श्यामा चुप हो गई, फिर बोली, पर यहो तो सोचो, कल का बिटिया और गुलवा पढ़न जई हैं तब कैसन घर चला पाई हैं। रामदीन ने उसे अपनी जोर से अपनी बाहों में कस लिया। चिंता ना करो, सब भोलेनाथ की इच्छा। श्यामा पति की बाहों के स्पर्श से पिघलती जा रही थी। उसने रामदीन के सीने में मुंह छिपा लिया। रामदीन के जाने की तैयारी हो रही है। श्यामा ने रास्ते के लिए खाना बना दिया। रामपाल भी पहली बार ट्रेन से इतनी दूर जा रहा था।
गांव के पढ़े लिखे लोगों ने इसको सब अच्छे से समझा दिया था। चूँकि पुलिस में मामला था इसलिए इंचार्ज जी एक सिपाही उसके साथ भेज दिया सरकारी खर्चे पर, ताकि वहाँ के पुलिस थाने में रामदीन को कोई परेशानी ना हो। सरिता जी सुना तो कहानी रही थी बच्चों को, पर बार बार उनकी आंखें रामदीन को देखकर गीली हो जाती। कितनी खुदकिस्मत थी उसकी अम्मा जो रामदीन ऐसा श्रवण कुमार उनकी कोख से जन्मा, और एक उनकी बेटी खबर तक ना ली, उल्टे ताला डाल घूमने चली गई। ये भी नहीं सोचा कि माँ आएंगी तो कहाँ जाएगी। रामदीन उनकी मन की बात भली भांति समझ रहा था। निकलते समय पैर छुए और रुधे गले से कहा, अम्मा इका अपन घर समझो और खुशी खुशी रहो। जब तुम्हारे बिटिया घर आ जाई हैं हम तुमका खुदे ले चल में, तब तक तुम घर के ध्यान रखो। अम्मा सबसे गले लगकर विदा ले रही थी। उनका बेटवा जो आ गया था। अम्मा बेटा का मिलन देख सबकी आंखें गीली हो रही थी। अब वापसी थी। सरिता जी की अटैची और झोला दोनों ही रामदीन अपने साथ ला रहा था। शाहपुर के थाने में कानपुर के सिपाही ने सरिता जी को रामदीन के घर रहने और उनका सामान वापस ले जाने की इजाज़त दे दी थी। आज गांव में सबकी उत्सुक आंखें सड़क पर लगी थी। अम्मा जो आ रही थी। तय समय पर अम्मा की बस रुकी और रामदीन पहले उतरा, फिर अम्मा को हाथ पकड़कर उतारा। सबने फटाफट सामान उठा लिया। कोई अम्मा के पैर छू रहा था तो कोई गले लग रहा था। रामदीन के घर के आगे श्यामा ने गोबर और गेरू से लिपाई करी थी। अम्मा के पहुंचते ही महिलाओं की भीड़ लग गई। श्यामा तो पैर छूकर लिपट ही गई। गुलवा भागकर अपनी अजिया की गोदी में चढ़ गया। अम्मा भी इतने दिनों बाद अपने को अपनों के बीच पाकर बेहद खुश थीं। वही घर के दरवाजे पर सिकुड़ी सकुचाई सरिता जी को देख अम्मा ने झट से गुलवा को गोद में उतार दिया और उनसे लिपट गई जाकर। उन्हें शानपुर में पता तो सब चल ही गया था। रास्ते भर वो और रामदीन इसी विषय पर चर्चा करते आए थे। अरे बहन ऐसन काहे अकेले ठाड़ी हो, तुमहू बहुत जल्दी अपने घर चल जाइ हो भोलेनाथ की कृपा से। तब तलक कुछ दिन हमारे साथ रह लो। अब ही होली आई रही, यहाँ बहुते बड़ा मेला लागत है शीतला माई के, हम सब मिल चलबो और तब तलक हम तुमका कहूँ जाहे नहीं देबे, चाहे भले तुम्हार बिटिया दामाद आए जाएं। सरिता जी फीकी हंसी हंस दी। धीरे धीरे महीना गुजर गया। रामदीन चुपचाप से इंचार्ज जी से मिलने चला जाता था कि शायद कोई खबर आई हो। सरिता जी का मन भी इस परिवार में लगने लगा था। वो हाई स्कूल पास थी, इसलिए 5 साल की नातिन को, जो कि गांव के ही सरकारी स्कूल में जाने लगी थी, पढ़ाती, उसे पोएम सुनाती, गुलवा को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग कहना सिखाती, अम्मा के साथ खेतों में सब्जियां तोड़ने जाती और महिलाओं के बीच बैठकर शानपुर के किस्से सुनाती। 1 महीने बाद सब होली की तैयारी में व्यस्त थे। घर घर पापड़ मुंगौरी बन रही थी। रामदीन भी अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। सरिता जी संकोच में डूबी, आंचल में कुछ छिपाए उसके पास आ खड़ी हुई। रामदीन ने पूछा, क्या बात है माई? सरिता जी बोली, हम कछु कहें मना तो नहीं करोगे? रामदीन ने कहा, का माई तुम्हारी बात काहे मना करबे? अम्मा और तुम्मा कोनो फर्क नहीं, बताओ का बात है? सरिता जी ने अपना ATM देते हुए कहा, हम अपना नंबर बता रहे हैं, इस महीने की पेंशन निकाल दो। रामदीन ने कहा, कुछ चाहिए तो कही दी हो, का करी हो पेंशन का? सरिता जी ने कहा, ज़रूरी है बेटा, नहीं तो अगले महीने की रुक जाएगी। इसी के पीछे नंबर लिखा है, मशीन में दबाओगे तो पैसे निकल आएंगे। ठीक है माई, लाओ। शाम को रामदीन ने 2000 रुपये निकालकर सरिता जी के हाथ में रख दिए। सरिता जी ने 500 अपने पास रखकर बाकी रामदीन को वापस कर दिया। रामदीन की आंखें नम हो गई। काहे माई, का अपने खाए के पैसा दे रही हो? तुम्हार बेटा गरीब ज़रूर है, पर इतना तो कमाए लेता है कि दोनों महतारिन का पेट भर सके। ये हम नहीं ले सकी थे। सरिता जी रूधे गले से बोली, तो इसका मतलब तुम हमको अपनी अम्मा नहीं मानते? तो फिर हमें वहीं छोड़ आओ जहाँ इंचार्ज जी कह रहे थे, वृद्धाश्रम। रामदीन भौचक्का होकर उन्हें देखने लगा। सरिता जी आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हमने उसी दिन सुन लिया था जब इंचार्ज जी तुम्हें बाहर ले गए थे। मन तो हुआ था कि उसी दिन कहीं चले जाएं, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद तुम वहाँ जा रहे हो तो उनकी कोई खबर मिले। दामाद तो हमारी कोख से पैदा नहीं था, पर हमारी कोख से पैदा बिटिया ने भी उसी का साथ दिया। हमें केवल कविता की बहुत याद आती है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो नातिन नाती मिल गए हैं और श्यामा जैसी सेवा करने वाली बिटिया भी। अब अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ रहें तो फिर ये पैसे रखने पड़ेंगे। इनसे हमारी बिटिया के लिए एक लाल साड़ी होली में ला देना और बच्चों के कपड़े। रामदीन निरुत्तर था। उसने पैसे माथे से लगा कर रख लिए। होली में वो श्यामा के साथ दोनों माओं के लिए भी साड़ी लाया।
तीनों महिलाएं अपनी अपनी साड़ी खुश होकर दिखा रही थी। होली में खूब धमाल हुआ। सरिता जी रामदीन जैसा बेटा पाकर धन्य हो गई थी। रामदीन जब तक अपनी दोनों माँओं को खिला न लेता, खुद निवाला मुँह में न रखता। 8 महीने बाद सरिता जी और अम्मा दोपहर की गुनगुनी धूप में बैठी बतिया रही थीं। तभी उनके दरवाजे पर एक ऑटो रुका। उसमें एक पुरुष महिला साथ में बच्ची उतरी। सरिता जी उन्हें देखकर चौंक पड़ी। कविता उनके मुंह से निकल पड़ा और उन्होंने बाहें फैला दी। कविता उनसे चिपक गई। नानी, आप कहाँ चली गई थी? सरिता जी निःशब्द थी। उनका दामाद तो पास में चुपचाप बैठ गया। बिटिया उनके पैर पकड़कर रोने लगी। हमको माफ़ कर दो मम्मी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसकी सज़ा भगवान ने हमें दी। इनकी नौकरी छूट गई। कविता बहुत बीमार हो गई। सारे पैसे इसकी बीमारी में लग गए। मकान मालिक ने किराया ना मिलने से घर से बाहर निकाल दिया। हम लोग किसी तरह पता लगाते लगाते यहाँ आए। अब वापस चलो हमारे साथ अपने घर। किस घर जो बेच दिया? सरिता जी ने कठोर होकर कहा। मेरे पति ने मुझे सर झुकाने की जगह दी थी जो तुम लोगों ने धोखे से छीन ली। अब कहाँ ले जाओगे? अम्मा मेहमानों के चाय नाश्ते का प्रबंध करने अंदर चली गईं। रामदीन ने जैसे ही खबर पाई कि माई के बिटिया दामाद आए हैं, भागा भागा आया। उसकी माई चली जाएंगी क्या? हम जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसे ही आपको भी रखेंगे। इस बार माफ़ कर दो, दामाद बोला। देखो बेटा, सरिता जी ने जी कड़ा करके कहा। नहीं बेटा, अब यही मेरा घर है। यहाँ मेरा बेटा और तुम्हारा भाई रहता है। तुम इसे अपना मायका समझना। जब जी करे मुझसे मिलने आ जाना। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से मैं मुक्त करती हूँ। तब तक अंदर से अम्मा और श्यामा पानी चाय नाश्ता लेकर आ गईं। परिचय होने के बाद वो लोग वहीं बैठ गईं। रामदीन भी चुपचाप खड़ा था। सरिता जी अंदर आ गईं और 8 महीने के जोड़ कर रखे पैसे बिटिया के हाथ पर रखते हुए कहा, बेटियां मायके से खाली हाथ नहीं जाती, ये तुम रख लो। कविता किसी भी तरह से नानी को नहीं छोड़ रही थी। सरिता जी ने कहा, अभी तो इसके स्कूल की छुट्टियां चल रही है, तो चाहो तो इसे 2 महीने के लिए यहाँ छोड़ जाओ। तब तक तुम लोग अपना इंतज़ाम भी कर लेना। कविता खुश होकर फिर नानी से चिपक गई। बेटी दामाद चाय पीकर उठ खड़े हुए। हमारी शाम की ट्रेन है, अब हम चलेंगे और कविता को आपके पास छोड़ रहे हैं। वो यहाँ खुश रहेगी। तब तक मैं नौकरी घर का इंतज़ाम कर लूँगा, फिर स्कूल के खुलने पर ले जाऊँगा। ठीक है, सरिता जी निर्विकार भाव से कहा। रामदीन और श्यामा ने उनसे बहुत कहा रुकने के लिए, पर वो नहीं रुकी। चलते समय बेटी ने कहा, मम्मी और अपनी भांजी का ध्यान रखना भैया। सरिता जी ने रामदीन के कान पकड़ कर कहा, तुम्हें क्या लगा कि हम तुमको छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा कभी सोचना भी मत। अब तुम हम दोनों के ही श्रवण कुमार हो। और रामदीन रोते रोते हंस पड़ा। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।